जून कागामी एक आम आदमी है जो अपनी वाइफ ची कागामी के साथ टोक्यो में रहता है। जून को लगता है कि अगर किसी की शादी को 3 साल से ज़्यादा हो चुके हो और वो लोग अभी भी अपनी लाइफ से खुश हैं तो उनकी जोड़ी भगवान ने बनाई है। जून की पहली शादी 3 साल से पहले ही बर्बाद हो गई थी, इसलिए ची से शादी करने से पहले जून ने उसे साफ साफ कह दिया था कि अगर शादी के 3 साल बाद उन्हें एक दूसरे के साथ सही ना लगे तो वो लोग अपने अपने रास्ते अलग चले जाएंगे। कुछ दिनों में ही उनकी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है। इस वजह से जून बहुत नर्वस है अपने और ची के फ्यूचर को लेके। यही सब सोचते सोचते वो ऑफिस से घर वापस आने लगता है। वो घर पहुंच के डोरबेल बजाता है पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। उसे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है क्योंकि उसकी वाइफ घर में ही है। जून एक्स्ट्रा की से डोर खोल के अंदर चले जाता है पर अंदर पहुंच के उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो दौड़ के उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जून को उसकी वाइफ के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। उनकी शादी के दिन ची ने उससे कहा था कि वो उससे पहले मरना चाहती है क्योंकि वो जून के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। कुछ देर बाद जून रियलिटी में वापस आ जाता है। फिर वो एक एम्बुलेंस को बुलाने लगता है कि तभी ची उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि ये तो एक प्रैंक था। जून ये सब देख के अभी तक शॉक में है। ची उससे कहती है कि तुम तो बुरी तरह डर गए थे। जब जून कुछ रिप्लाई नहीं देता वो उससे किचन में डिनर करने के लिए बुलाती है। अब जून को थोड़ा ठीक लग रहा है। वो भी अब उसकी वाइफ के प्रैंक को लेके मजाक करने लगता है। ची फिर जून के रिएक्शन का मजाक उड़ाने लगती है और दोनों हंसते हंसते डिनर करने लगते हैं। अगले दिन जून के ऑफिस जाने से पहले ची उससे किस मांगती है। जून उससे कहता है कि उनकी शादी को अब टाइम हो गया है, इसलिए ये सब रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ची को ऐसा नहीं लगता। वो जून से कहती है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए वो जून के ऑफिस जाने से पहले उसे हक करने लगती है। ऑफिस जाते जाते जून एक बैग डस्टबिन में डाल देता है। एक सफाई करने वाली औरत उस बैग को निकाल के देखती है तो उसे उसमें खून लगे कपड़े दिखते हैं। उसे लगने लगता है कि जून सही आदमी नहीं है। ऑफिस पहुंच के जून अपने दोस्त सानो से कल के बारे में बताता है कि कैसे उसकी वाइफ ने उसकी जान ही निकाल दी थी। सानो को ये सुन के बड़ा फनी लगता है और वो ये भी कहता है कि काश उसकी वाइफ भी इतनी फनी होती। जून को लगता है कि ची कल प्रैंक करके ये चेक कर रही थी कि जून उससे अभी तक प्यार करता है कि नहीं। शाम को ची के पास जून का टेक्स्ट आता है। वो कहता है कि वो घर वापस आ रहा है। ची वो टेक्स्ट देख के मन ही मन मुस्कुराने लगती है क्योंकि वो जून पे एक और प्रैंक करने वाली है। कुछ देर बाद जून घर आके देखता है कि उसकी वाइफ ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसका सर एक बड़े से घड़ियाल के मुंह के अंदर है जो कि बिल्कुल असली दिख रहा है। ची ऐसा दिखा रही है कि वो घड़ियाल उसे खा रहा है। जून भी उस नाटक में हिस्सा लेने लगता है और उसे खींच के घड़ियाल के मुंह से बाहर निकालने लगता है। ची फिर जून को एक अजीब सी आवाज़ में थैंक यू बोलती है। फिर वो डिनर करने चले जाते हैं। उस दिन के बाद से ची हर दिन मरने का नाटक करने लगती है। उसके कुछ प्रैंक्स तो बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। एक दिन वो घर में काम करने वाली बनती है जिसे उसके मालिक ने मार दिया था। उसके बाद वो एक सोल्जर बनती है जिसे उसके दुश्मनों ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसका एक प्रैंक देख के जून बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है जिसमें वो अपने सिर में एक एरो लगाने से मरने का नाटक करती है। वो हर दिन उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ तो करता है पर अब वो अपनी वाइफ की हरकतों से परेशान भी होने लगा है। जून को नहीं समझ आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जून इसलिए भी परेशान है क्योंकि उनकी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है जिस कारण उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। एक दिन फिर से जब वो कूड़ा फेंक रहा था जिसमें ज़्यादातर ची के प्रैंक का सामान ही होता है, क्लीनिंग लेडी उसे देख लेती है। वो बैग चेक करती है तो उसे खून लगा हुआ एक चाकू मिलता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के सबको बुलाने लगती है और तभी शांत होती है जब जून उससे बताता है कि वो खून नहीं बल्कि केचप है। वो फिर अपने दोस्त सानो को जाके ये सब बताता है जो उसे सजेशन देता है कि वो कुछ दिन के लिए ची को अपने पेरेंट्स के घर भेज दे। उनके बात करते करते जून सानो को बताने लगता है कि वो ची से पहली बार कहाँ मिला था। वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए शिजुका गया था पर घर वापस जाने की बस उससे छूट गई थी। ची ने उसे बस के पीछे भागता हुआ देखा और उसे अपने फादर के रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट किया। जून को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। जब ची 5 साल की थी उसकी माँ की डेथ हो गई थी पर यह दुख वो अपने चेहरे पे कभी नहीं आने देती। जून के वापस जाने से पहले ची उससे कहती है कि उसे टोक्यो में मॉन्ट्स एंड क्लेयर कैफ़े के डेजर्ट्स बहुत पसंद है। इसके बाद जून उससे एक दिन टोक्यो जाने के लिए इनवाइट करता है। सानो को जून की लव स्टोरी एक मूवी की कहानी जैसी लगती है। उस दिन जून घर वापस जाके देखता है कि ची ने अपने आप को फिर से एक सोल्जर में बदल दिया है जिसकी मौत एक वॉर में हो गई है। उसने इस बार बहुत से एरोज का यूज़ किया है क्योंकि ची ने लास्ट टाइम उसकी काफ़ी तारीफ की थी। वो भी उसके साथ नाटक करने लगता है और उसकी मौत से दुखी हो जाता है। उस कॉस्ट्यूम का प्राइस टैग देख के वो सच में दुखी हो जाता है।
अगले दिन फिर से वो शानो को जाके बताता है कि वो अब ची के प्रैंक का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा और देखेगा कि ऐसा करने पे वो ये सब छोड़ती है कि नहीं। इस बार वो घर पहुंच के देखता है कि ची को नकली एलियंस ने किडनैप कर लिया है। वो बिना टाइम वेस्ट किए उनसे लड़ने लगता है, लेकिन इसके बावजूद ची के प्रैंक्स रुकते नहीं, बल्कि वो तो अब जून को और बेटर परफॉर्म करने के लिए कहती है। एक बार तो ची एक मरा हुआ वेम्पायर बन जाती है, जिसे वापस जिंदा करने के लिए जून को उसे घोंपा गया डैगर वापस निकालना पड़ेगा। जून जैसे उसे समझाया गया था वैसे करने लगता है। उसके बाद वो मरी हुई जूलियट बन जाती है, जिसे वापस जिंदा होने के लिए रोमियो की हेल्प चाहिए। लास्ट टाइम की तरह जून रोने की एक्टिंग करता है और ची को वापस जिंदा कर देता है। आजकल ऑफिस में जून बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता और अब घर वापस जाने से भी उसे डर लगता है। शानो उसे समझाता है कि सब सही हो जाएगा। उसे एक दिन अपने वाइफ के प्रैंक से बचाने के लिए शानो उन दोनों को डिनर पे इनवाइट करता है। ऑफिस के बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शानो की वाइफ यूमिको भी उन्हें ज्वाइन करती है। बात करते करते यूमिको ची से पूछती है कि उसे जून क्यों पसंद आया था। तभी वो पुरानी यादों में खो जाती है और दूसरी बार जून से जब टोक्यो में मिली थी वो सोचने लगती है। जून ची को उस कैफ़े में ले गया था जहाँ वो जाना चाहती थी। वहाँ से निकलने के बाद ची एक केक वेंडर का पीछा करने लगती है जो उसका फेवरेट केक बेचता है। जून भी उसके पीछे भागने लगता है और आखिरकार उस वेंडर तक पहुँच ही जाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही केक बचा हुआ था, इसलिए वो दोनों केक शेयर करते हैं। ची उसे बड़ा पीस देने लगती है, पर जून उससे कहता है कि बड़ा पीस तुम ही खाओ क्योंकि ये तुम्हारा फेवरेट केक है। तभी ची को उससे प्यार हो गया था। घर वापस आते आते जून को भी पुरानी बातें याद आने लगती है। वो किसी नए कपल की तरह चांद को देखने के लिए रुक जाते हैं। एक दिन घर वापस आते आते जून एक लॉन्ड्री में एक वैकेंसी के बारे में ऐड देखता है। उसे लगता है कि अगर ची भी वहाँ काम करना शुरू कर दे तो उसके पास प्रैंक करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। ची उस दिन जून का वेलकम एक इजिप्शियन प्रिंसेस के रूप में करती है। थोड़ा बहुत नाटक करने के बाद वो दोनों किचन में जाके डिनर करने लगते हैं। जून उसे उस ऐड के बारे में बताता है और उससे वो काम करने के लिए मनाने लगता है। ची को शुरू में ये बात कुछ ठीक नहीं लगती, पर बाद में वो ये काम करने के लिए मान जाती है। अगले दिन से ही वो एक बूढ़े आदमी के लॉन्ड्री में काम करने चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो जून पे प्रैंक करना बंद नहीं करती। वो शाम को एक बैंक रॉबर से मरने का नाटक करती है। अब जून पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया है, इसलिए वो ची से कहता है कि प्लीज़ रोज़ रोज़ ये मरने का नाटक बंद करो। अगले दिन ची शानो की वाइफ यूमिको के साथ मिलने जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि यूमिको पिछले 6 साल से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पा रही थी। इसी वजह से उसके और शानो के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। पर ची की बातें सुनते ही उसे बेटर फील होता है। जून उस शाम को अपनी वाइफ के लिए फ्लावर्स और उसका फेवरेट केक लेके आता है, पर उस दिन वो एक चुड़ैल बनी हुई थी जो अपने कब्र से निकल के बाहर आ रही है। क्योंकि जून ने उसे मरने की एक्टिंग करने से मना किया था, इसलिए वो एक चुड़ैल बन गई जो मरने के बाद का सीन है। ची उस केक के लिए थैंक यू बोलती है, फिर उसके लिए कुछ खाना बनाने लगती है। वीकेंड में वो एक रोबोट बन जाती है, पर जून इस तमाशे को बंद करने के लिए उसका मास्क निकाल देता है। इसके बाद जून अपनी एक्स वाइफ का एक लेटर देखता है जिसमें वो जून को मिलने के लिए बुला रही है। ये लोग फिर एक दिन शानो और उसकी वाइफ को डिनर पे इनवाइट करते हैं। यूमी को उनके घर में वो नकली घड़ियाल देख लेती है। उसे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ वो सबको बताती है कि घड़ियाल उसे बहुत पसंद है। ये बात उसके पति शानो को भी नहीं पता थी। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी शानो एकदम से कह देता है कि सारे हस्बैंड्स को कुछ दिन के लिए अपनी वाइफ से छुट्टी ले लेनी चाहिए। ये सुन के यूमिको को बड़ा बुरा लगता है। फिर वो शानो से बहस करने लगती है। उसे बेटर फील कराने के लिए ची उससे कहती है कि चलो पंजा लड़ाते हैं, अगर तुम जीत गई तो तुम मेरा घड़ियाल रख सकती हो। यूमिको बड़ी इजीली जीत जाती है क्योंकि वो जिम जाती है। वो बड़ी खुशी से उस घड़ियाल को घर ले जाती है। शानो को ये बात अभी तक बड़ी अजीब लग रही है कि 6 साल अपनी वाइफ के साथ रहने के बाद भी उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ को घड़ियाल पसंद है। अगले दिन जून घर आके देखता है कि ची एक फ्यूचरिस्टिक औरत बनी हुई है। थोड़ी देर वो भी उसके साथ नाटक करता है, पर जून अपनी वाइफ से आखिरकार पूछ ही लेता है वो ऐसा क्या करे कि ची ये प्रैंक्स करना बंद कर दे। ची एकदम से चुप हो जाती है और ये कैलकुलेट करने लगती है कि फ्यूचर में वो लोग लगभग कितने दिन साथ बिताने वाले हैं। जून के फिर से पूछने के बावजूद वो उससे कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद यूमिको ची से कहती है कि वो और शानो अब अलग हो गए हैं। वो ची को अपनी वैल्यू समझाने के लिए थैंक्स कहती है। ची की वजह से ही शानो और यूमिको ने खुल के अपनी फीलिंग शेयर की और डिसाइड किया कि उन्हें अब साथ नहीं रहना चाहिए। फिर जून और शानो को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। शानो उससे कहता है कि डाइवोर्स ही उन दोनों के लिए सही डिसीजन है, क्योंकि उसे लगता है कि यूमिको उससे बेटर हस्बैंड डिजर्व करती है। जून फिर उससे कहता है कि उसकी एक्स वाइफ एक बार 2 हफ्तों के लिए गायब हो गई थी। फिर जब वो वापस आई वो डिवोर्स मांगने लगी। जून ने बहुत पी ली थी, इसलिए ची उसे वहाँ से घर ले जाने आती है। अगले दिन उन्हें ये खबर मिलती है कि ची के फादर को हार्ट अटैक आया है
और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो लोग दौड़ के उनके होम टाउन चले जाते हैं। वहाँ पहुँच के उन्हें पता चलता है कि वो अब खतरे से बाहर है। ची अपने फादर से मिलके अपने आंसू नहीं रोक पाती। जब वो रूम में नहीं थी, उसके फादर जून से कहते हैं कि वो अपनी माँ की डेथ के बाद से नहीं रोई है। वो ये भी कहता है कि एक रात ची ने उसे ची की मदर की फ़ोटो को पकड़ के रोते देख लिया था। उस दिन के बाद से जब भी वो काम से घर वापस आता था, वो घर में कहीं ना कहीं छुपी रहती थी। फिर उसे ढूंढ के निकालना पड़ता था। पहले तो ची के फादर को ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ऐसा करने से वो घर पहुंच के बिजी रहने लगा, जिस वजह से वो अपनी वाइफ के मरने के दर्द को भुला पाया। जून को अब जाके रियलाइज़ होता है कि वो भी अपनी वाइफ पे तब से ज़्यादा ध्यान देने लगा है जब से वो मरने का नाटक करने लगी है। उसे अब समझ आ रहा है कि ची उसे परेशान करने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी, वो तो बस जून के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। बाद में वो दोनों उस पार्क में बैठ जाते हैं जहाँ जून ने ची को प्रपोज किया था। उस दिन को वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करके स्पेंड करते हैं। कुछ दिन के बाद वो टोक्यो वापस आ जाते हैं। ची अपने काम से वापस आके देखती है कि जून ज़मीन पे पड़ा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो पैनिक करने लगती है और जून को उठाने लगती है, पर जल्दी उसे समझ आ जाता है कि वो एक प्रैंक है। मूवी के एंड में जून ची से कहता है कि अब उन्हें डिनर कर लेना चाहिए, पर ची उसे इतनी बुरी तरह डराने के लिए बहुत गुस्सा है।